दुनिया में एक जगह है हॉर्मुज़ की खाड़ी, एक ऐसा अहम समुद्री रास्ता जहां इस वक्त जबरदस्त तनाव बना हुआ है। यहां दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। डिप्लोमेसी यानी बातचीत के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और हवा में जैसे जंग की बू आने लगी है। तो सवाल यह है कि आखिर यहां चल क्या रहा है। चलिए आज इसी पूरी सिचुएशन को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा और सीधा सवाल आज यही है कि इस संकट का हल बातचीत की मेज पर निकलेगा या फिर समंदर में जंग के मैदान में। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के आने वाले कल पर गहरा असर डालेगा। सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो इस तनाव को कम कर सकती थी, शांति वार्ता। एक उम्मीद जगी थी, लेकिन अब वो टूटती दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि बातचीत की ये गाड़ी शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर गई। हुआ ये कि एक तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को ये बता रहे थे कि सब कंट्रोल में है और जल्द ही इस्लामाबाद में बातचीत का दूसरा दौर शुरू होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ईरान ने अचानक से इन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, नहीं, हम किसी बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ये बातचीत आखिर टूटी क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक ईरानी जहाज। मामला कुछ ऐसा है कि ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने 14 दिन के युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उनके जहाज को जब्त कर लिया और बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी। दूसरी तरफ अमेरिका का तर्क एकदम अलग है। वो कहते हैं कि ये जहाज खुद ही नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था और हमारी चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज कर रहा था। अब इसमें सच किसकी तरफ है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। अब ईरान ने मामला पूरी तरह से अमेरिका पर डाल दिया है। उन्होंने एक 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है और शर्त लगा दी है कि जब तक अमेरिका हमारी इन 10 शर्तों को नहीं मानता, तब तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ईरान को अब अमेरिका पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। और एक चीज है जिस पर ईरान किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है, और वो है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा है, यूरेनियम हमारी मिट्टी जितना ही पवित्र है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि हमारे यूरेनियम के भंडार पर कोई बात नहीं होगी। ये नॉन नेगोशिएबल है। देखिए, जब कूटनीति और बातचीत के दरवाजे बंद होने लगते हैं तो अक्सर तोपों और मिसाइलों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। होर्मुज़ की खाड़ी में भी अब माहौल कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है। ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स, जिसे रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स या IRGC कहते हैं, अब खुलकर मैदान में आ गई है। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के लिए समुद्री डकैत जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। अब ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, ये सीधे सीधे टकराव को एक खुला न्योता देने जैसा है। और ये मामला सिर्फ कड़े शब्दों तक ही सीमित नहीं है। IRGC ने इसके आगे बढ़कर एक खुली धमकी भी दे दी है। उनका कहना है कि अगर हमारे जब्त किए गए जहाज को नहीं छोड़ा गया तो हम अमेरिकी युद्धपोतों को अपना निशाना बनाएंगे। ये एक सीधी सीधी सैन्य धमकी है। और हालात बहुत तेजी से हाथ से निकलते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो एक नाजुक सा 14 दिनों का युद्ध विराम था, वो भी अब खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे बढ़ रही है और हॉर्मुज़ की खाड़ी में दोनों देशों के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने तैनात हैं। इस बीच ईरान की संसद की तरफ से भी एक बहुत सख्त संदेश आया है। उनके स्पीकर ने कहा है कि हम बातचीत में लगे हैं, लेकिन इसे हमारी कमजोरी समझने की गलती कोई न करे। हम जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं और हमारी सेनाएं जमीन, आसमान और समंदर हर मोर्चे पर जवाब देना अच्छे से जानती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान में ये सब हो क्या रहा है? पर्दे के पीछे से कौन ये सारे फैसले ले रहा है? वो कौन लोग हैं जिनके हाथ में असल ताकत है? चलिए अब थोड़ा ईरान की सत्ता के अंदरूनी समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट अगर माने तो इस पूरे खेल के केंद्र में एक ही शख्स है, अहमद वाहिदी। ये IRGC के प्रमुख हैं और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त ईरान में इनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा अधिकारी नहीं है। जंग करनी है या सुलह, हर बड़े फैसले की आखिरी चाबी इन्हीं के हाथ में है। वाहिदी का असर कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी की पूरी सेना तो उनके नियंत्रण में है ही, साथ ही जो टीम अमेरिका से बातचीत करने जाती है उसे भी वही कंट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ईरान के विदेश मंत्री के एक फैसले को भी पलट दिया था। मतलब साफ है, अगर अमेरिका से कोई डील होती भी है तो उसकी शर्तें अहमद वाहिदी ही तय करेंगे।
और जब सत्ता का केंद्र वाहिदी जैसे हार्ड लाइनर के पास हो तो जाहिर है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामेनेई को लेकर भी तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। हालांकि IRGC ने एक बयान जारी कर कहा है कि एक छोटे हमले के बाद वो अब बिल्कुल ठीक हैं और ये सारी अफवाहें सिर्फ देश के अंदर फूट डालने के लिए फैलाई जा रही हैं। इस लड़ाई का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं है। इसकी आग अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है और इसके नतीजे काफी खतरनाक हो सकते हैं। ईरान को इस टकराव की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 दिनों के संघर्ष ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को काफी नुकसान पहुंचाया है। उनकी मिसाइल बनाने की क्षमता अब पहले से काफी कम हो गई है। अब जरा देखिए कि इस संकट का असर पड़ोसियों पर कैसे पड़ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत मानी जाती है, ईरान के हमलों के बाद बुरी तरह हिल गई है। हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि UAE को अब अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अमेरिका से एक बड़े आर्थिक पैकेज की मांग करनी पड़ रही है। और यहीं पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी छिपा है। अगर किसी वजह से अमेरिका UAE को डॉलर में मदद नहीं देता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि UAE अपना तेल डॉलर की बजाय चीन की करेंसी युआन में बेचना शुरू कर दे। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो ये इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी दबदबे के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी और चीन के लिए कितने बड़े दरवाजे खोल देगा। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं। बातचीत के रास्ते बंद हैं, धमकियों का दौर जारी है और भविष्य पर एक अनिश्चितता का साया है। हॉर्मुज की खाड़ी में अगला कदम क्या होगा? क्या शांति की कोई राह निकलेगी या फिर विनाश का मंजर देखने को मिलेगा? पूरी दुनिया सांसें रोके देख रही है, क्योंकि इसका जवाब हमें अगले कुछ घंटों या दिनों में मिल सकता है।